हम्म। जी मैम, हम उसको 3 साइकिल्स दे देते हैं। अगर उसका बीएमआई जो है नॉर्मल है, एक तो मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर नॉर्मल बीएमआई है तो हम उसके साथ जो है पेशेंट को मेटफॉर्मिन ऐड करेंगे या नहीं। एक और अगर हमने 3 साइकिल क्लोमिफिन की भी दे दी है और एरोमेक के भी दे दी हैं, लेकिन पेशेंट को ओवुलेशन हो रही है लेकिन कंसेप्शन नहीं हो रही, तो फिर हम उसके बाद लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग पे जब जाते हैं, तो हम्म। मतलब मेरा यही पूछना सक्सेस रेट इसका क्या है, और हम आइडियली हम इसमें बोलेंगे या नहीं। और अगर ठीक। हम लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग का पूछते हैं और हमने कर दी है, तो उसके बाद हम पेशेंट को आईयूआई पे डालेंगे या आईवीएफ पे डालेंगे या दोबारा से ओवुलेशन इंडक्शन देंगे, ये पूछना था, ठीक है। ये क्वेश्चन था। बड़ा अच्छा और जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग जो है ना, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोग बेशक सारे अपने कैमरास ऑफ कर लो प्लीज। जिसके अंदर जो है ना डिफरेंट हर वक्त स्टडीज चेंज होती जाती हैं और इसके ट्रेंड और कॉन्सेप्ट बदलता जाता है। जैसे पहले फ्यू इयर्स बैक लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग के अगेंस्ट सारे आर्टिकल्स आ रहे थे, और जो वर्ल्ड इट वाज गोइंग मोर टुवर्ड्स द पॉइंट कि लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग जस्ट कॉजेज डैमेज ऑफ द ओवरीज और उसका कोई रोल नहीं है। बट अब जो लेटेस्ट जितनी भी स्टडीज और आर्टिकल्स आ रहे हैं, दे आर मोर टुवर्ड्स द फेवर ऑफ लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। और लेकिन ये करनी किस पॉइंट पे? एक तो पहले जब आपने क्वेश्चन किया यूज ऑफ मेटफॉर्मिन इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, देखो जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है ना, नो इट्स, बल्कि इस पे एक अलग क्लास भी रख लेंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा क्लियर होने की जरूरत है। इसको अगर मैं समरी करके कर लेती हूँ, क्योंकि आज मेन टॉपिक हमारा डायबिटीज का है, कि देखो बीएमआई तो नॉर्मल ठीक है, इट्स मोर ऑफ अ पॉइंट कि उसकी पीरियड्स का साइकिल कैसा है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को आपने डायग्नोज कैसे किया? अगर तो इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स है तो इट मीन्स कि देयर इज सम हार्मोनल इम्बैलेंस, so there is no harm in giving metformin. बट अगेन देर इज अ पॉइंट कि जी अगर आपने तो बीएमआई नॉर्मल की बात करती, अगर बीएमआई लो है तो उसके अंदर मेटफॉर्मिन का क्या रोल है? मेटफॉर्मिन का अगर आप फिजियोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो जिस तरह पेरिफेरल फैट और जिस तरह से इंसुलिन रिसेप्टर्स के अकॉर्डिंगली उसका रोल आता है, और ओवरी 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 के ऊपर इंसुलिन लाइक रिसेप्टर्स जो होते हैं उसके उसके अकॉर्डिंगली तो मेटफॉर्मिन का इन लो बीएमआई कोई रोल नहीं होता। तो yes, in normal BMI and low BMI you may not give metformin, but then if there are infrequent cycles there may be some role of metformin here. बट देन जहां तक बात होती है ओवेरियन लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग की, तो वो मैं बात कर रही थी कि वो करनी कब है। लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग इज डन इन केस ऑफ रेजिस्टेंट ओवरीज। जैसे कि अगर आप उसको ओवुलेशन इंडक्शन दे रहे हो और ओवम नहीं बन रहा, ओवुलेशन इंडक्शन किस तरीके से दे रहे हो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस पर एक और मेरी क्लास में काफी डिटेल में मैंने बात की थी, मेरा ख्याल है प्राइमरी सब फर्टिलिटी का ही केस था विद पॉलिसिस्टिक ओवरीज, जिसमें हमने ओवुलेशन इंडक्शन देने के तरीके पे बात की थी। आगे भी डिटेल में बात कर लेंगे, लेकिन हाउएवर देते कैसे हैं? क्लोमिफेन सिट्रेट भी आपने ट्राई कर लिया, आपने उसको एरोमेटेज एमिनेबिटेज भी ट्राई कर लिया, उससे भी नहीं हुआ। एंड देन यू यूज द एचसीजी इंजेक्शन एज वेल, एचएमजी सॉरी, एफएसएच इंजेक्शन जो होते हैं, और वो भी अगर आपने फुल डोज दे के देख लिया बट ओवम अगर नहीं बना, देन यू कैन गो अहेड विद लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। और ओवेरियन ड्रिलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इट कॉजेज इन 60 to 70% आफ्टर लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग ओवुलेशन इंडक्शन हो जाती है। आईवीएफ की जो बात है, आईवीएफ इस केस में नहीं करना। आईवीएफ किस केस में करना है? या तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी या सबफर्टिलिटी वो कंडीशन है व्हेन द ओवम इज एक्चुअली फॉर्म, देयर इज नो कॉज फाउंड फॉर सबफर्टिलिटी, कि ओवम भी बन रहा है, ट्यूबर भी ठीक है, सब कुछ, तो वो अनएक्सप्लेन्ड है। इसमें तो वी नो द कॉज दैट द ओवम इज नॉट बीइंग फॉर्म्ड। अगर ओवम नहीं बन रहा तो फिर हम पहले तो ओवम बनाएंगे ना, उसके बाद तो इसके अंदर डायरेक्ट आईवीएफ पे जाने की कोई बात ही नहीं है। पहले ओवम, क्या पता कभी ओवम बने तो वो चाहे नेचुरली कंसीव कर जाए। तो इसके अंदर तो आपने कॉज को ट्रीट करना, तो यू नो द कॉज, यू डोंट नीड टू गो डायरेक्टली टू आईवीएफ। या फिर आईवीएफ ऑफ कोर्स जब अगर ट्यूबल ब्लॉकेट है या कोई और ऐसी कॉज हो तो फिर आप कर सकते हो, बट नॉट डायरेक्टली टू आईवीएफ। एक सेकेंड जरा आप लोग वेट करो कि मुझे कॉल आके बंद हो गई है। अच्छा बस ठीक, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से नहीं है कि आप आईवीएफ का मैं बता रही थी, ठीक है। तो ओव्यूलेशन इंडक्शन करोगे, ठीक है सर? आई होप यू गॉट द आंसर। सहर कहाँ चली गई? ठीक है चलो, आई थिंक वी कैन नाउ बिगिन विद द केस। ठहरो, मुझे किसी ने कहा है कि लिंक जो है ना दूसरे उसमें भी शेयर कर दूं। केस किसका है? किसी को कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड?
मजीद? हाँ जी। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, लेकिन वो सर्वाइकल सर्कुलाज के बारे में था कि टाइप ऑफ पूछ लें, एनेस्थीसिया एंड सर्वाइकल सर्कुलाज। पूछ हम लें। जब वजाइनल प्रोसीजर करते हैं तब चाहे हम मैकडोनल्ड सर्कुलाज लगाएं या शॉर्टकट सर्कुलाज लगाएं, तो हम कौन सा एनेस्थीसिया देखते हैं? मुझे वो पूछना किस चीज में? सर्कुलाज, सर्वाइकल सर्कुलाज। देखो, यू कैन गिव, अब अगर आप सर्कुलाज कर रहे हो, जैसे हम लोग तो फेस मास्क पे करते हैं, आई थिंक फेस मास्क इज अ वेरी गुड मोडेलिटी। अगर अब इट्स व्हाई यू टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, आप इसको जनरल एनेस्थीसिया बोलो। अब टाइप ऑफ कौन सा जनरल एनेस्थीसिया वो एनेस्थेटिस्ट डिसाइड करेगा। अगर आप फेस मास्क पे कर सकते हो, अगर आप इतने क्विकली प्रोसीजर कर सकते हो कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि फेस मास्क पे हो जाएगा, तो गो अहेड विद द फेस मास्क इवन, बट इट्स डेफिनेटली जनरल एनेस्थीसिया। अच्छा, मतलब चाहे वजाइनल प्रोसीजर उसमें भी जनरल एनेस्थीसिया ही होगा? मैकडोनल्ड्स या श्रॉटकर्स तो है ही वेजाइनल प्रोसीजर, इसमें हम यस। जी देंगे। चलो, अस्सी पूछना था मैम। ठीक है, और चलो अब आई थिंक केस शुरू करते हैं। चले। मैम मुझे Okay, मैम। मेरे से मैं पॉइंट एंड वाला मिस कर गई। जब लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग कर ली है उसके बाद हम आईयूआई करेंगे या ओवुलेशन इंडक्शन पे ही दोबारा डालेंगे? ये मिस हो गया पार्ट मुझसे। And try ovulation induction again as well, because laparoscopic Okay. ovarian drilling has got this sort of, laparoscopic ovarian drilling is done to cause ovulation induction, not to enhance IUI, right? तो आप उसको ovulation induction का Yes, ट्रायल ma'am. दे सकते हो, because it is stated that after laparoscopic ovarian drilling एक तरह से ओवरी स्टिमुलेट हो जाती है, और देर आर वेरी गुड चांसेस कि उसमें ओवम बनना शुरू हो जाना चाहिए। तो आप उसको ट्रायल दे सकते हो, और देर आर वेरी गुड चांसेस, क्योंकि नाउ यू आर ट्रीटिंग द कॉज, और अगर ओवम अच्छा बन गया और उसकी ट्यूबें ठीक है तो शी कैन कंसीव नेचुरली एज वेल। हाउएवर, अगर यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद द पेशेंट एज वेल कि आपकी तरफ से पहली ऑप्शन ओवुलेशन इंडक्शन है, एंड देन यू विल गो विद आईयूआई, राइट? बट होता है ना कि अगर पेशेंट की एज ज्यादा है या उसके मियाँ ने चले जाना है आउट ऑफ कंट्री, या शी डजंट हैव मच टाइम, देन यू कैन गो डायरेक्टली टू आईयूआई। Thank you, ma'am. Thank you so much. यू वेलकम। अच्छा, चलें जी के साथ करते हैं। Yes, ma'am. My patient Sunaya, 28 years of age, wife of Azim, who is 33 years of age. She is educated till inter class. She is a housewife, resident of Korangi, which is 1 hour distance from the Prime Hospital. She is married for last 4 years. This is the first non-consanguineous marriage of a couple. Gravida 2 para 1+0 with normal vaginal delivery 2.5 years back. Her last menstrual period was on 1st September 2020. That was regular. That makes her estimated date of delivery on 8 June 2021. She has been admitted by OPD 1 day back at 30 plus 1 weeks of gestational amenorrhea with deranged blood sugar level for its monitoring and control. My patient entered in pregnancy without any preconceptional counseling, without taking any folic acid supplementation. She confirmed her pregnancy by urinary pregnancy test when 1 week overdue at the hospital in the mid of and after that 1 week she get her ultrasound done that shows a single intrauterine pregnancy of 8 week size. At the time she booked herself in a small clinic nearby where her blood pressure and labs was been done, her urine test was been done, her random blood sugar was been also done, that were found to be normal. However, no any OGTT was been done. She also does not has any complaint of excessive eating, drinking, vaginal discharge, or burning micturition. She does has a complaint of a mild nausea, vomiting, for which relieved after taking tablet and VIP. She does not had any lower abdominal pain, vaginal bleeding, leaking, or flu, fever, rashes like symptom. She started feeling a fetal movement during 5th month of gestational amenorrhea. Got her ultrasound of for anomaly scan done at 5th month. And she was been assured to do not have any gross structure anomaly in the baby, and the placenta amount of like uterus and adenoids was found to be normal. She does not has any complaint of fatigueness, lethargy, palpitation, and her hemoglobin was also found to be normal. The patient
patient till now does not has any complaint of after 6 months. She does not have any complaint of excessive eating, drinking, but she has a complaint of excessive urination that was not associated with burning, micturition, lower abdominal pain, or flank pain, or any sort of incontinence. And she was also having a vaginal complaint of vaginal discharge that was mild to moderate in amount, curdy in nature, and it was non-pouch smelling, associated with perineal itching and a burning sensation in his vagina, for which she was given cream for the local application, and it was relieved without taking any high vaginal swab. At that time, her random blood sugar was been done during 6 months of gestational amenorrhea and was found to be raised. Patient do not know exactly the level of it, and she was been told about the dietary counseling and exercise of 30 minutes after the meal, and was put on the tablet glucophage 250 milligrams twice a daily, and she used to take it on a regular basis, was able to tolerate it well, but she was also advised to get a home blood glucose monitoring, but due to unaffordability and unavailability of glucometer, she didn't do that. 1 week back, she booked herself at the Jinnah hospital, where her state blood sugar level was been done and found to be greater than 200 milligrams, and on the next day her oral glucose tolerance test was been done, and it was raised, it was and the 2 hour levels was found to be raised, and was patient was been told patient glucophage tablet dose was been increased to 500 milligrams 3 times in a day, but when patient started with taking that, patient got diarrhea, and so 1 day back she was been admitted with complaint of this diarrhea and inability to tolerate this tablet glucophage. And at that time, her labs was been done, and she was been given certain drips and oral tablets as well, and that got settled. However, her glucophage is continued till now, and the diet and exercise counseling was been again done to the patient during hospital stay. Her 6 levels of the blood has been done and was told to be raised. Other and but still now no any dermatologist review, plus no insulin has been started, and the patient every twice a day her blood pressure was been checked and was found to be normal, and patient also does not have any complaint of headache, epigastric pain, nausea, vomiting, or heat or cold intolerance. Her ultrasound has been planned for the fetal well-being for on the next day. Otherwise, she has a normal perception of fetal movement and normal abdominal growth sensation and perception. And plus, her tetanus vaccination dose has been done till now. She's a mother of a one kid who was been born 2.5 years back with a normal vaginal delivery. It was a spontaneous. Planned booked pregnancy. She got gestational diabetes, 8 months of gestational amenorrhea, and it was controlled on tablet glucophage. And otherwise, the whole antenatal, intrapartum, and postpartum period remained uncomplicated. A live, healthy boy of 3.5 kilogram with a normal ABGA was been born, and breastfeed vaccinated also. But after 6 weeks, no any HbA1c or fasting blood sugar was been done of that patient. My patient has also a strong family history of a diabetes to her mother and her sister. Regarding her gynae history, age of Minaki is 13, cycle is 7/28, normal flow, no irregularity in a menstrual cycle, no problem in the coitus, and no vaginal discharge previously. And she never had any pap smear done, and the couple never practiced any contraception. She has been never admitted to the hospital, never had any surgery before. She does not has any allergic to anything, never had transfusion, nor any addiction to any illicit drug, and sleep, appetite, bowel habit are normal. She belongs to a middle class family, and necessities of life are made with difficulty. And now on examination, the young lady of BMI 24 kilogram per meter square were oriented with time, place, and person, with a pulse of 84 beats per minute. That's regular normal volume. Blood pressure is 110/80 millimeter of mercury. The respiratory rate is 14 breaths per minute, and the temperature is 98 degree Fahrenheit. The palmar crease, nail bed, and conjunctiva looks pink. Her orodental hygiene is satisfactory. There's no any acanthosis nigricans, dry skin, no skin is not dry, shiny. There's no any fungal infection was been found on her skin or ulceration. She also does not has any jaundice, clubbing, leukonychia, chylonychia, and the thyroid and lymph node are not palpable. The breast low and no any sacropedal edema has been appreciated.
The breast looks normal with the nipple everted and no any palpable mass in all four quadrants of the breast. And the chest is clear with equal airway entry, S1, S2 audible with no added sounds. And abdominal examination, longitudinally distended due to gravid uterus, and is centrally placed inverted. The linea nigra strike gravid error appreciated. However, there is no any abnormal scar, veins, or visible pulsation. Abdomen moves normal with the respiration. Increase of mental height is 32 centimeter. Lie is longitudinal. Presenting part is cephalic. Estimated fetal weight is 1.5 to 2 kilogram, and amount of liquor seems to be adequate. And there was no any palpable uterine contraction, and the fetal heart was 140 beats per minute. मैम आपका माइक बंद है. हाँ सॉरी, वेरी गुड, बहुत अच्छी हिस्ट्री थी. सॉरी, आपका नाम क्या है? खान लिखा था आपके नाम Yes, पे. ma'am. सना है ना? ओके. नहीं, सना वेरी वेल प्रेजेंटेड, और बहुत ही आपने ना अच्छे पॉइंट्स, थ्योरेटिकली भी बड़े अच्छे पॉइंट्स कवर किए बीच में. अगर कोई और से सुना जाए, आई थिंक इसमें मुझे तो कोई खास गलती नजर नहीं आई, बिकॉज आपकी पेशेंट आपने ड्यूरिंग योर हिस्ट्री ही बता दिया है कि इट इज अ केस ऑफ जीटीएम एंड इट्स नॉट अ केस ऑफ क्रॉनिक डायबिटीज, विद द वेरी गुड पॉइंट्स इन बिटवीन जो आपने मेंशन किए. कुछ छोटी छोटी जो बातें हैं वो इग्नोर करने वाली बातें हैं, वो कोई ऐसी है नहीं कि उनको आप मेंशन करो तो ज्यादा मार्क्स आ जाए क्या. आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी गुड हिस्ट्री. इसमें जो अच्छी बातें थी वो पहले इसलिए बता देती हूँ क्योंकि जिसने नोट नहीं की वो बातें, तो वो भी पता होनी चाहिए, विच यू एक्चुअली मेंशन्ड एंड इट वाज रियली नाइस. थोड़ा सा बस बोलते तेज हो, वो थोड़ा बीच बीच में गैप दे दो, वक्फा दे दो, बिकॉज मैंने नोट किया था आपने 6 मिनट में सारा कुछ प्रेजेंट किया, और आपके पास 8 मिनट्स होते हैं. तो आप थोड़ा सा अगर आहिस्ता कर लो, क्योंकि बहुत सारी बातें मेंशन की हैं जो कि स्पेशली अगर नोट कर ले एग्जामिनर. ऑब्वियसली मैं और भी गौर से सुन रही थी, एग्जामिनर भी वहां पे बैठ के काफी गौर से सुन रहे होते हैं, बट मिस ना हो कर देना एग्जामिनर आपकी अच्छी बातें. तो अगर आप थोड़ा सा अपनी उसमें गैप करके बोलो तो वो ज्यादा अच्छा होगा. तो यू स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल. बायोडेटा बहुत अच्छा बता दिया. एड्रेस हमेशा कंप्लीट बताते हैं. यू कैन नॉट जस्ट से दैट शी इज अ रेजिडेंट ऑफ कोरंगी. आपने उसको कंप्लीट बताना है कि यू नो हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, क्योंकि आपके पास पेशेंट का एड्रेस होना जरूरी है कि व्हाट इफ यू नीड टू कांटेक्ट हर अगेन आफ्टर शी इज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल फॉर एनी रीजन, फॉर एनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, मे बी कोई यू नो कोई ऑन्कोलॉजी की रिपोर्ट हो सकती है, कोई लेटर ऑन बाद में कोई कांटेक्ट, तो आपने इसमें कंप्लीट एड्रेस बोलना होता है बायोडेटा में. फिर आपने बिल्कुल ठीक बता दिया कि शी इज एट जेस्टेशनल एज ऑफ 30 वीक्स एंड देन शी इज हियर फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स. ब्लड शुगर लेवल्स जो है ना बिल्कुल ठीक है. या शी इज एडमिटेड विद डिरेल्ड ब्लड शुगर लेवल्स. साथ में बेशक एक चीज और भी ऐड कर दो, एंड शी इज हैविंग नॉर्मल फीटल मूवमेंट, जस्ट टू टेल दैट शी इज हियर फॉर द डिरेल्ड ब्लड शुगर लेवल्स, बट द बेबी इज अलाइव, यू नो. कि ये ना लगे कि डिरेल्ड ब्लड शुगर लेवल से अगली बात फिर ये हो जाती है कि किसको दाना खाता है, इसको बेबी जो है वो तो नहीं कॉम्प्रोमाइज या कोई ऐसी चीज. तो आप साथ ही ये भी मेंशन कर सकते हो कि विद नॉर्मल फीटल मूवमेंट्स प्रेजेंटिंग कंप्लेन भी. उसके बाद देन यू प्रेजेंटेड द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. आपने बड़ी अच्छी चीज में हमें बातें बताई. एक आपने बात की कि 8 वीक स्कैन कराया. इफ यू सेड सो यू नो एग्जैक्टली कि शी गॉट हर स्कैन डन, जिसमें कि ऑब्वियसली पेशेंट को पता होगा कि उसको इसलिए बताया कि 8 वीक्स है. तो अगर उसको ये बात पता है तो कई पेशेंट को डेट या महीना भी याद होता है, जिसको ये याद है कि 8 हफ्ते बताया था उस स्कैन पे, तो ये भी बता सकती है कि बेबी की फीटल हार्ट रेट आ गई थी या डेट क्या थी. डेट से ये फायदा होगा कि आपको एग्जैक्ट ईद आपकी डेट्स रिकन्फर्म हो जाएंगी जेस्टेशनल एज से रिलेटेड. 8 वीक स्कैन के साथ अगर वो डेट भी बताते तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी हिस्ट्री में आपके एग्जाम में. अच्छा, उसके बाद आपने एक जो अच्छी चीज मेंशन की वो ये थी कि आपने बता दिया कि शुरू में जो बीएसआर हुई थी वो नॉर्मल थी. इसका मतलब ये है कि शी इज नॉट अ केस ऑफ क्रॉनिक डायबिटीज, सो वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट द रेटिनल एग्जामिनेशन और ईसीजी और एटसेट्रा एटसेट्रा. सो वो शुरू में पता चल गया. देन यू मेंशन दैट बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और मे बी उसी एरिया में जाकर आपने बोला था वो 16-18 हफ्ते वाले टाइम पे कि अबाउट द ओजीटीटी. यू टॉक्ड अबाउट ओजीटीटी व्हिच शोज योर theory or theoretical knowledge about GDM. कि if the patient had GDM previously in her previous pregnancy,
then we do get GTT, we get an early GTT done. हम 16 हफ्ते में ही GTT करा लेते हैं, गाइडलाइन है ये। तो आपने सही टाइम पे हिस्ट्री में, आपकी जो हिस्ट्री है ना वो आपकी थ्योरी शो करता है बेसिकली। तो यहाँ पर ये करना एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव बात थी। अच्छा, उससे सारा पता लग गया कि आपको गाइडलाइन पता है, द डिफरेंस बिटवीन क्रॉनिक डायबिटीज एंड GDM। फिर वाइवा इस चीज से शुरू नहीं होता ना कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट टाइप ऑफ डायबिटीज योर पेशेंट हैज। ठीक है, तो वो फिर आगे सही टाइप चीज से वाइवा स्टार्ट होता है। अच्छा, उसके बाद आई थिंक बाकी सारा आपने अच्छा बता दिया, बट एक चीज थोड़ी सी मिस की है, वो ये कि नाउ शी इज एट 30 वीक्स। वो जो एक आपने सारा इंटीनेटल बता के जब आपने बताया कि नाउ शी इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड हर 6 ब्लड शुगर लेवल्स आर बिग, तो आपने वहां से 30 वीक्स वाली बात करनी थी कि नाउ शी इज एट 30 वीक्स एंड अकॉर्डिंग टू हर शी थिंक्स दैट her abdominal girth is increasing in a normal way या as expectedly, और मे बी शी नेवर हैड एनी contractions। और फिर वो जो हम सारी बातें लेमन लैंग्वेज के हिसाब से करते हैं, नॉट इन मेडिकल टर्म्स के, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और इंक्रीज्ड इन्फेक्शंस, UTIs, वो चीजें इस जगह पर मेंशन कर। विजाइनल डिस्चार्ज आपने बताया, वो भी एक बहुत अच्छा बताया एक्चुअली। इसी तरह एक लाइन में थोड़े से फास्ट थे, गौर से सुनना पड़ रहा था आपको, थोड़ा सा स्लो होना है, थोड़ा थोड़ा गैप देके बीच में सांस लेके, ताकि आपकी ये अच्छी बातें जो है ना वो स्पेसिफिकली अगर कोई नहीं भी सुन रहा तो उसके कानों में जाए। ताकि अब मतलब अब ये छोटी सी हिस्ट्री से सारा नजर आ रहा था कि कि एक पेशेंट जिसका पहले हिस्ट्री ऑफ GDM है, उस अब वो दोबारा आपके पास आई है, तो उसको किस तरीके से आप लेके जाओगे कि ठीक है इस पेशेंट का अगर नहीं हुआ बट आपको पता है कि इसका ये होना चाहिए था। तो यू स्पेसिफिकली मेंशन्ड ऑल दोस थिंग्स एट द राइट टाइम, कि किस टाइम पे OGTT उसका होना चाहिए था बट नहीं हुआ, किस टाइम पे क्या फॉलोअप होना चाहिए था। वजाइनल डिस्चार्ज का यू 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 एक्सप्लेन ऑल द पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज। आपने एक डायग्नोसिस इनडायरेक्टली हमारे सामने रख दिया कि उसको इस टाइप का डिस्चार्ज था, तो उसके बाद कोई सवाल रह नहीं जाता एग्जामिनर के पास उससे पूछने का। फिर बिल्कुल ठीक है, whenever about the glucophage or about any medicine that patient is taking, because it is very 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 important in exam and in every patient also practical life में भी, कि जब आप बात करो किसी भी ट्रीटमेंट की जो वो पेशेंट ले चुका है या किसी भी डिजीज की, फॉर एग्जांपल शी इज अ पेशेंट ऑफ GDM, तो अब तक वो क्या ट्रीटमेंट करके आई है। कोई पेशेंट है जो सब फर्टिलिटी का, अब तक वो क्या ट्रीटमेंट लेके आया है। तो आपने बहुत अच्छा और बड़ा ज्यादा एम्फसाइज किया, बिकॉज इन GDM वी नीड टू नो कि क्या उसको हमने अगर एक मरीज इंसुलिन लगाता हुआ मरीज आपके पास आया है, तो हमारे लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट बात शायद नहीं है कि वो कितने यूनिट इंसुलिन की लगा रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या वो इनिशियल ट्रीटमेंट के स्टेप्स करके इंसुलिन तक पहुंचा पेशेंट, या वो डायरेक्ट इंसुलिन पे, यानी कि उसको डाइट की नॉलेज है। ऐसा तो नहीं कि वो मीठे पे मीठा खाई जा रही है और इधर वो इंसुलिन लगाई जा रही है, तो क्या फायदा। क्या उसे एक्सरसाइज का आइडिया है कि एक्सरसाइज कितना, क्या वो ओरल, ये जो क्या उसे कहते हैं, ये जो डायबिटीज है, ट्रीटमेंट इज ऑलवेज स्टेप वाइज। सबसे पहले डाइट की बात होती है, सबसे पहले उसके बाद एक्सरसाइज की बात होती है, उसके बाद ग्लूकोफेज या ओरल मेडिकेशन की बात होती है, फिर इंसुलिन की बात होती है। तो आपने उसी सीक्वेंस में बात करनी है। अगर कोई पेशेंट डाइट और एक्सरसाइज पे चल रहा था और उससे ज्यादा उसने अभी तक नहीं किया, तो विल स्टार्ट हर विद ओरल हाइपोग्लाइसीमिक। अगर कोई पेशेंट डाइट, एक्सरसाइज और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स लेके हमारे पास आया, देन वी कैन गो टू इंसुलिन। अगर कोई पेशेंट डायरेक्ट इंसुलिन ले रहा है लेकिन उसको ये नॉलेज नहीं है कि डाइट क्या है और एक्सरसाइज क्या है और ग्लूकोफेज क्या करनी थी, लेकिन वो डायरेक्ट इंसुलिन पे है, तो इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा गलत मैनेज हो गया। इंसुलिन तो वो ले रहा है लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, बिकॉज उसकी डाइट में मसला आ रहा है, उसकी एक्सरसाइज में वो सारा हो रहा है। तो जब भी आपने ट्रीट करना है, या whenever you're talking about the treatment that she has taken already in your history, तो आपने इसको इसी स्टेप वाइज मेंशन करना है, which I think Sana did mention it very beautifully actually. So ठीक है, तो जो छोटी छोटी बातें अगर थी भी, तो आई थिंक वो कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं, लेकिन मुझे था कि चलो वो भी बता दूं, वो पता होना चाहिए। और एग्जामिनेशन वाज वेरी गुड। आई थिंक आपने कुछ भी नहीं, ऑप्स के एग्जामिनेशन में कुछ मिस नहीं किया एक्चुअली। ठीक है, बिल्कुल। और चलो आगे इन्वेस्टिगेशंस पे आते हैं। सना, किसी ने कुछ ऐड करना है, कुछ पूछना है हिस्ट्री एग्जामिनेशन में? नहीं, चले चले फिर सना, आ जाओ, हम उस पे आते हैं इन्वेस्टिगेशंस पे। Yes, ma'am. I need blood group with rhesus factor.
चलो B And पॉजिटिव, I need the hemoglobin with date in grams per deciliter, 10.5 है, लेटेस्ट है। 10.5. And what about when I need the mean cell volume of the patient? In, बता रहा ठीक है। all the indices are normal. हम्म, Total leukocyte count in cubic millimeter. नॉर्मल, Platelet count. वो भी नॉर्मल। In urinary detailed report with date, I want to know about the protein, glucose, ketones, red blood cell, pus cell, nitrates. पर्सन चलो 10 to 12 है। Is it a ग्लूकोज midstream प्लस urine? 3, Glucose is? +3, Yes. And is it a midstream urine? वो नॉट मेंशन्ड। Not mentioned. Okay. Um, okay. Then I need the hepatitis B surface antigen, anti-HCV, and COVID PCR. HCV पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। I want to know about the liver test function of the patient, in कोविड which PCR अब हर एक में हो गया है। जो admitted होता है उसका तो करते हैं for चलो the ठीक safety isolation. ठीक है, ठीक है फिर मान लो। अच्छा और I want renal test, sorry, liver test function of the patient. लेफ्ट ही नॉर्मल है। Okay, I want to know about her random blood sugar level, which was done in first trimester. अच्छा वो नॉट अवेलेबल है। Okay, and I want to know about the OGTT levels of the patient. The 75 grams oral glucose tolerance test, the fasting 1 hour and the 2 hour, and वो भी then नॉट 24. अवेलेबल है। Okay, and then 24-hour blood glucose record. अच्छा उस पर we'll talk And about it। okay, then I want to know the drug sheet of the patient, the drug she's ठीक है, taking, and I ड्रग want to शीट know. चलो वो दिखा देंगे सामने। ग्लूकोफेज 500 TDS से जा रही। Okay, I want to know about the serum electrolytes level of this patient, in which potassium, sodium, and chloride, and नॉट अवेलेबल। urea creatinine level. RFTs भी नॉट अवेलेबल। Okay, and then I want to know about the ultrasound of the baby, dating scan, in which I want to know whether it is single or multiple intrauterine pregnancy, this crown rump length, and the knuckle transparency. ठीक है चलो, चलो दिखा देंगे 8 पीस वाला। The anomaly scan, in which wanted to see the gross structure anomaly, the 4 chambers of the heart, outflow tract, 3 vessels, the location of the placenta, plica, uterus, status of adnexa. And the recent scan, I wanted to see the biparietal diameter, femur length, circumference, amount of ELICA, estimated fetal weight, lie of the baby, presenting. ठीक है वो फिर we'll discuss। और That's it. ठीक है, किसी का कोई सवाल या कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें? एनॉमली स्कैन में क्या-क्या मांगा है इन्होंने? बता दो सना। Anomalies scan में I want to know about the gross structure anomalies, including the status of the 4 chamber of heart, the 3 vessels and outflow tract, the location of placenta, amount of LICA, status of uterus and adnexa. ठीक है, अच्छा सना मुझे बताएं, अच्छा एनॉमली स्कैन में अगर आप 22 वीक स्कैन या 20 वीक स्कैन, एनॉमली स्कैन डन है 20 या 22 वीक्स बोल दो तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा मुझे बताओ सना, ये कौन हो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज। चलो मैं म्यूट करती हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें मुझे बताओ सना कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों मांगे? Because she was having diarrhea, so I wanted to know about the status of potassium and other electrolytes. अच्छा And ठीक है, similarly for the status of था डायरिया उसको? सॉरी आई मिस्ड इट देन। डायरिया था उसको पेशेंट को, राइट? yes ma'am, yes ma'am. अच्छा ठीक है मैम RFT क्यों मांगे? हाँ यही मैंने पूछना है, RFT क्यों मांगे? To see the status of because again she was having diarrhea, so usually in dehydration the urea creatinine raise, so I wanted to know about the renal status as well, and You plus she's get having RFTs in diarrhea is आप हर एक में RFTs कराते हो डायरिया में?
No, ma'am, she is basically diabetic patient. Her blood glucose level, according to the patient, has been deranged for about greater than 200. Whenever the diabetic patient is in a stress with uncontrolled level, there are chances of undergoing the diabetic ketoacidosis. So I wanted to at least exclude it Blender। to know the potassium and urea creatinine. अच्छा फिर भी इस पे बात करते हैं। LFTs क्यों मांगे? Because she was HCV positive, so I wanted to know about her liver test functions. ठीक है। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ठीक है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स क्योंकि अभी क्यों बोलो एक्यूट डायरिया, बिकॉज शी इज एडमिटेड हियर विद एक्यूट डायरिया, दैट्स व्हाई आई वांट हर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। RFTs when we are talking about GTM we don't need RFTs। जो किडनी she is खुदा ना खास्ता not a case of type 1 diabetes। खुद ही सबने पाँव पे इतनी बड़ी कुल्हाड़ी मार ली, DKA मैम की बात शुरू कर दी। मैम मैंने मेरी अभी मैंने कंफ्यूज करना था, मैं कहने लगी थी कि यूरिन में कीटोन्स भी हैं, फिर मैंने बोला नहीं कि चलो टॉपिक बदल जाएगा क्योंकि अभी GDM हम डिस्कस करें। तो द थिंग इज कि आपने जो है खुद से कीटो एसिडोसिस की तरफ नहीं जाना। एक इंसान है बेचारी, उसे कोई फूड पॉइजनिंग हो गई है, रेयर थिंग्स हैपन नेवर इन एग्जाम, ठीक है ना। रेयर थिंग्स हैपन रेयरली इन लाइफ एंड रेयर थिंग्स हैपन नेवर इन एग्जाम। ये अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा असूल बना लेना, रेयर चीजों की तो बात करनी ही नहीं एग्जाम में, खुद से तो जाना ही नहीं उस तरफ कि ये खुदा ना खास्ता एक मरीज 28 ईयर्स की है जिसकी शुगर लेवल्स थ्रू आउट ठीक आते रहे हैं एंड और वो मॉनिटर भी कराती रही और एंड पे आके उसका, हाँ अगर आप यहाँ पे कहते, अगर आपने RFTs जस्टिफाई ही करने थे तो आपने कहना था कि अर्ली ट्राइमेस्टर जो ब्लड शुगर रैंडम हुई थी उसकी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, तो आई एम नॉट येट श्योर दैट वो नॉर्मल भी था कि नहीं था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट जितना उसे याद है, अब पेशेंट को क्या याद होना कि उसका अर्ली ग्लूको ये VSL जो था वो नॉर्मल था, तो अकॉर्डिंग टू दैट शी इज अ केस ऑफ GTM। बट एज आई डोंट हैव द रिपोर्ट और मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं देखी, तो यू नेवर नो कि वो डिरेंज्ड थी। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे लोगों में बहुत सारी नॉर्मल वैल्यूज ऑफ शुगर में बड़ी कंट्रोवर्सी है, कोई कहता है 110 फास्टिंग, कोई कहता है 100 से कम, कोई कहता है 105 खराब है, कोई कहता है फास्टिंग में बड़ी डिस्क्रिपेंसीज है। और डायबिटिक पेशेंट के अंदर तो वैसे ही अल्लाह जाने, कोई पेशेंट कोई डॉक्टर है जो फिजिशियन है उसने दिखाया, उसे लगा कि शायद जो रैंडम है 172 नॉर्मल है लेकिन वो तो प्रेग्नेंट थी, तो वो नॉर्मल ना हो। तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज नॉर्मल रेंजेस को लेके आ सकती हैं। हाउएवर इफ वी सी द रिपोर्ट तो चलो मैं बहुत श्योर हो जाऊंगी कि इसकी जी 15 या 120 रैंडम थी अर्ली ट्राइमेस्टर में, तो ये तो GDM नहीं है। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि बिकॉज आई डोंट हैव एनी प्रूफ, मुझे पता चलेगा जब इसके मैं पोस्ट नेटल शुगर कराऊंगी, मे बी 40 डेज 13 वीक्स के बाद, या फिर तब जाके 6 to 13 वीक्स पे जाके जब मैं शुगर कराऊंगी और अगर वो नॉर्मल आई तो इसका मतलब है ये क्रॉनिक डायबिटीज नहीं है। तो यू नेवर नो कि क्रॉनिक डायबिटीज चल रही हो, तो चलो आई जस्ट वांट टू सी बेसलाइन RFTs इसके, बट डोंट रिलेट इट विद द कीटोन्स विद द DKA का। तो DKA का मरीज ऐसा होता है? कभी भी नहीं ऐसा होता। DKA का तो आपका एडमिटेड हो एंड इट्स नॉट लाइक 200 की क्रॉस हो जाए तो क्या हम उसके RFTs नेवर। और अगर आप इसको RFTs को रिलेट करो डायरिया के साथ, एक पेशेंट है उसको आउटपुट ठीक आ रहा है, वो कौन सा कोई एन्यूरिक होके बैठ गई है कि आपने उसके RFTs कराने, एक्यूट रीनल इंजरी हो गई है उसको, तो ऐसा क्या, ऐसी तो डिहाइड्रेशन नहीं होगी ना उसको डायरिया से। एक आम सा डायरिया, उसको इतना बड़ा इशू ना बना, उसको सिंपल सिंपल रखो। उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है, उसको डायरिया हो गया, जो मैंने अभी इसको बायोफ्लोर साशे देना और ये ठीक हो जाना, जो कि हम करते हैं आम हालात में, ठीक है ना। वी नेवर लेबल अ पेशेंट DKA जो कि डायरिया के साथ आ जाए या फिर जो इसके साथ आ जाए डायबिटीज के साथ, इवन 200 भी चली जाए तो वो DKA तो नहीं होता ना। इस तरह की बिल्कुल पिक्चर नहीं होती। उसमें सबसे पहले सवाल आना था कि यूरिन में तो आपको ना कीटोन्स मिले ना कुछ मिले, तो आप DKA की बातें कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, इतना बड़ा कि मतलब इसके बाद पास होना मतलब बिल्कुल कॉन्सेप्ट खराब। इतनी प्यारी और जबरदस्त हिस्ट्री, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस ठीक होने की जरूरत है। हाँ RFTs अगर मैंने इसलिए आपको अर्ली ट्राइमेस्टर ब्लड शुगर लेवल्स नहीं दिए थे कि थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि इज इट रियली GDM और इट्स क्रॉनिक डायबिटीज, बिकॉज हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन RFTs आपने इस तरह नहीं करा लेने। सीरम इलेक्ट्रोलाइट सही जस्टिफाई किया, RFTs LFTs आपने बिल्कुल ठीक कह दिया कि बिकॉज हेपेटाइटिस C पॉजिटिव है। उसने साथ चाहो, वैसे तो अगर मिस भी कर दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप वो भी करा सकते हो।
लिवर का स्कैन भी, बिकॉज क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, तो आप जब उसका ऑब्स्टेट्रिकल स्कैन करा रहे हो तो साथ एब्डोमिनल स्कैन में लिवर का टेक्सचर भी मांग सकते हो। और बाकी तो आई थिंक बाकी सब बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन थी। एक चीज थोड़ी सी रह गई, और वो ये चीज कि आप फीटल किक काउंट चार्ट मांग लो उसका हॉस्पिटल में होते हुए, और साथ में आप उसके, ठीक है फीटल हार्ट रेट तो आपने उस वक्त ले ही लिया, ठीक है, एंड इवन इफ यू मिस फीटल किक काउंट चार्ट, या एग्जामिनर आपसे कहे कि आपने फीटल किक काउंट चार्ट नहीं मांगा, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू डिडंट आस्क फॉर सीटीजी, इसमें तो 30 वीक्स पे ये गलती से मिस हो गया, तो आप कह सकते हो कि जब आप एग्जामिन कर रहे थे हमें कई दफा मूवमेंट फील हो जाती है बेबी की, तो आप कह सकते हो कि आई फेल्ट बेबी मूवमेंट एट द टाइम ऑफ माय एग्जामिनेशन विच रीअश्योर्स कि फीटल किक काउंट चार्ट तो ठीक ही है ना, कि मेरे एग्जामिनेशन में इतनी स्ट्रांग मूवमेंट हो गई। ठीक है, डॉक्टर हीमोग्लोबिन A1C, बड़ा अच्छा। हीमोग्लोबिन A1C नहीं मांगेंगे डॉक्टर? हाँ बताओ, HbA1c मांगेगी कि नहीं? Ma'am, first, well, I think I need first blood, these 24-hour glucose monitoring. After that, I will decide for that. And again, doing an HbA1c is like it showed me the retrograde past 3 months of it ठीक है, of this गॉड। patient, right? And if, and it not reflects that organogenesis period, because at that time my blood sugar was normal, and if I wanted to know the HbA1c, then the idea is just to assess the risk of pregnancy, that the baby might have got an anomaly at that time. So I do not reflect that first 3 months, because the patient, the random blood sugar was normal at that time. And currently, I don't think so. Doing an HbA1c will help me in management plan गुड, of my. बिल्कुल ठीक है। देखो HbA1c महंगी इन्वेस्टिगेशन भी है, मांग लो तो भी जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन ना मांगो इस टाइम पे इसलिए बेहतर है, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट आवर मैनेजमेंट। वी आर गोइंग टू गेट द 6 ब्लड शुगर लेवल्स व्हिच आर बीइंग डन in the last 24 hours. Secondly, we'll have an ultrasound, डिटेल अल्ट्रासाउंड के बेबी के ऊपर इफेक्ट कितना है। अगर अल्ट्रासाउंड के ऊपर सब कुछ ठीक आ रहा है तो हमने तो अब करंट उसके ब्लड शुगर लेवल्स ही ठीक करने हैं ना, तो HbA1c से कुछ हमें हासिल होगा नहीं। सेकेंडली, देयर आर फ्यू थिंग्स लाइक कहते हैं कि HbA1c जो है द वैल्यू इज नॉट दैट रिलायबल इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, वो डाइल्यूशन एक्सेट्रा की वजह से एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में HbA1c की इसलिए वैल्यू बिकॉज वो ऑर्गेनोजेनेसिस का टाइम है, अगर तभी HbA1c ज्यादा है तो वी कैन प्रेडिक्ट अबाउट द नॉर्मली ऑफ द बेबी। बट थर्ड ट्राइमेस्टर में आके तो हमने अब अगर अगर किसी बेबी का पॉली डेवलप हो गया, या अगर किसी बेबी का मैक्रोसोमिया डेवलप हो गया, तो या फिर उसकी डिरेंट ब्लड शुगर लेवल्स हैं, तो हमने तो अब करंट ब्लड शुगर लेवल्स को ही ठीक करना है ना, सो इट डजंट रियली मच ग्रेट इफेक्ट ऑन द मैनेजमेंट एक्चुअली। तो इसलिए, लेकिन अगर आप जस्टिफाई, सॉरी, अगर आप जस्टिफाई करना चाहो तो आप कह भी सकते हो कि आई वुड लाइक टू सी द retrograde blood sugar levels for the last 3 months to be more sure that the baby is not having any anomalies, etc., etc. लेकिन ये कोई अच्छी justification नहीं है। एक चीज और, सॉरी सर ना, बीच में अगर आप OGTT 16 वीक्स का भी मांग लेते तो ये मजीद बात, वैसे तो अगर आपने थ्योरी, आपने अपनी हिस्ट्री में बड़ा क्लियरली बता दिया था कि नहीं हुआ, बट अगेन यू नेवर नो, हुआ मरीज को ना पता चला हो, तो आप कह भी सकते हो कि इसका HbA1c, इसका क्या, सॉरी, OGTT 16 वीक्स पे या 24 28 वीक्स पे अगर हुआ है तो वो बता दे, ठीक है। मैम, एक्चुअली ये RFPs मैंने इसीलिए मांगी क्योंकि जब मेरा लास्ट केस था एग्जाम पे, तो उस पे मेरे पेशेंट्स की ग्रेटर देन 200 रैंडम ब्लड शुगर्स थी, तो उस पे एग्जामिनर ईच टाइम मेरी इन्वेस्टिगेशन मुझे यही कह रही थी, और मैंने मैनेजमेंट तक उनसे नहीं मांगी, तो वो मैनेजमेंट में आके फिर उन्होंने मुझे ये ना कहा कि जब भी किसी की ग्रेटर देन 200 हो, ऑलवेज एक्सक्लूड कीटो एसिडोसिस, पेशेंट को रिस्क होता है। तो मैंने वही जस्टिफिकेशन दी, शी इज नॉट टाइप 1 डायबिटीज, शी हैज गॉट अ रिसेंटली डीरेंज्ड ब्लड शुगर, क्लिनिकल पिक्चर पेशेंट की बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, यानी वो इस जस्टिफिकेशन से बिल्कुल खुश नहीं। देखो, जो रीनल ट्रॉमा है ना, जिसके लिए हमने RFTs कराने हैं, वो होता कब है? जो डायबिटीज है वो एक माइक्रोवास्कुलर डिजीज है, ठीक है, वो अफेक्ट करती है आइस को, हार्ट को और किडनीज को। इन 3 चीजों को वो अफेक्ट कब करेगी? जब माइक्रोवेस्कुलेचर में वो इतना डिफेक्ट लाना शुरू कर दे, यानी शुगर की वजह से इन 3 जगहों के, आईज, हार्ट और किडनी की माइक्रोवेस्कुलेचर में डिफेक्ट आना शुरू हो जाए बिकॉज ऑफ डायबिटीज के वो चीजें खराब होना, रेटिनोपैथी होना शुरू हो जाए, उसका ECG हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाए, उसको उसकी रीनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। सिर्फ सिंगल वैल्यू ऑफ 200 प्लस इज एब्सोल्युटली नॉट इंडिकेशन। और ये जो माइक्रोवेस्कुलर
ये सालों में आती हैं। क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट के अंदर रीनल प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर वो टाइप 1 डायबिटीज हो जिसको 300-500 शुगर पहुंची होती है, कीटो एसिडोसिस हुआ होता है। इट्स नॉट जस्ट RFTs दैट विल मैटर, देन व्हाई नॉट ABGs, देन व्हाई नॉट यूरिन का ये जो कीटोन्स होते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर तो एक कंप्लीट, व्हाई नॉट पोटेशियम, इसके तो इलेक्ट्रोलाइट्स ही डिरेंज है। इज इट जस्ट RFT दैट इज गोइंग टू टेल अस अबाउट डीके? नो, डीके से वो आई एम श्योर एग्जामिनर आपको, बिकॉज वो इतना शॉर्ट टाइम होता है कि वो सिर्फ एग्जाम लेना ही उस टाइम पे हो रहा होता है, एंड शी कैन नॉट एग्जैक्टली जस्टिफाई कि वो क्या मांगना चाह रही है, बट इट हैज टू बी अ कंप्लीट सिनेरियो जो कि RFTs को जस्टिफाई करे। GDM में एक वैल्यू 200 तक पहुंचना इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ RFTs। हाउएवर यस, अगर वो पेशेंट 200 200 200 करके पिछले कुछ सालों में चल रही है, उसकी ब्लड शुगर लेवल्स डिरेंज चल रहे हैं पिछले भी एटलीस्ट मोर देन 3 years और 10 साल हो गए हैं स्पेशली, तो फिर तो डेफिनेटली अगर उसको कोई नहीं भी कंप्लेन, तो उसके रेगुलर फॉलोअप में RFTs होने चाहिए। बेशक उसकी any chronic diabetic, even with good blood sugar level control, should get RFTs done 6 monthly actually, because you never know कि उसके vasculature में क्या changes आ रही, but एक single value 200 can never lead to any renal trauma, ठीक है ना? Yes, ma'am. तो वो हो सकता है कुछ सिनेरियो ऐसा बन रहा हो सकता है वो क्रॉनिक डायबिटीज की तरफ लेके जाना चाह रही हो, बहुत सारी रीजन हो सकता है कुछ और भी उस पेशेंट में जिसकी वजह से वो कहे, देयर विल बी सम रीजन डेफिनेटली, लेकिन वो टाइम इतना कम होगा कि वो शायद अपनी कंप्लीट कन्वे नहीं हो सकी बात। अच्छा चलो ठीक है, अब इसका बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा चलो मैनेज डॉक्टर एक करते हैं। बात पूछनी थी मैम आपसे। कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी मांगेंगे ना, उसके पल्स आ रहे थे 8 to बिल्कुल 10। बिल्कुल बिल्कुल, वहीं की वहीं मांग लिया करो। देखो जब आप वहीं के वहीं मांग लोगे ना, तो एग्जामिनर को भी, अब जैसे जब हेपेटाइटिस C पॉजिटिव बोला ना, तो उसके बाद आपको हेपेटाइटिस B कोविड पे जाने से पहले C पॉजिटिव साथ ही LFTs मांग लिए। अगर LFTs भी डिरेंज दे दिए तो वहीं PTA PTT मांग लिया, राइट? तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि ये चीज गलत आई है, तो मैंने फौरन से क्या चीज मांगनी है और वहीं पर बात खत्म। यानी LFTs मांगे, वो नॉर्मल है तो हमारे लिए C पॉजिटिव का चैप्टर खत्म, क्योंकि C पॉजिटिव वाली बात तो प्रेगनेंसी के बाद डील की जाएगी। अगर इसी तरह यूरिन का भी, जैसे किसी डॉक्टर ने बड़ा अच्छा मेंशन किया, यूरिन के अंदर 10 to 12 पस सेल्स आ गए, तो वहीं कल्चर सेंसिटिविटी मांगो, वहीं पे बात वहीं हो जाएगी पूरी। इसी तरह वहीं का वहीं चीजें मांगो तो वहीं खत्म हो जाता है, और एग्जामिनर को भी समझ आ जाता है कि इसने मांगा क्यों है। अब जैसे 2-3 इन्वेस्टिगेशन के बाद जाके अगर आप LFTs मांगोगे तो लगेगा नहीं कि आपने HCV से इसको रिलेट किया था। एक्चुअली जो वाइवा पूरा है ना, इस तरीके से होना चाहिए कि एग्जामिनर के पास कोई सवाल ना रहे पूछने के लिए, और इंस्टेड वो सिर्फ आपसे आपका मरीज ही मैनेज कराए। डायबिटीज का वाइवा देखो, फर्स्ट हाफ इज मोर अबाउट फिजियोलॉजी, सेकंड हाफ इज मोर अबाउट मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट, राइट? जो पहला एग्जामिनर होता है, पहले हाफ वाला एग्जामिनर, पहला हाफ ऑफ वाइवा, वो आपसे पैथोफिजियोलॉजी की बात करता है, लेकिन जब आपका थ्योरी और हिस्ट्री एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन, आपकी सारी थ्योरी और चीज को इतना अच्छा अगर इलाबोरेट कर रहे हैं, दे डोंट नीड टू टॉक अबाउट, दे शुड नॉट टॉक अबाउट मच अबाउट पैथोफिजियोलॉजी। होना किस चीज से स्टार्ट चाहिए, वो एग्जामिनर आपके सामने 6 लेवल्स ब्लड शुगर लेवल्स रखे और कहे व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, राइट? और फिर उसकी उन ब्लड शुगर लेवल्स पे आप उसकी शुगर कैसे कंट्रोल करोगे, उस पे बात करें, ठीक है? और फिर सेकंड हाफ ऑफ वाइवा जो है वो मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट के कहाँ तक लेके जाओगे, कैसे लेके जाओगे, क्या मॉनिटरिंग करोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ वाइवा है वो पैथोफिजियोलॉजी से ही नहीं निकलता। टाइप ऑफ डायबिटीज कौन सी है, फलानी चीज क्या है, किडनी पे कैसे इफेक्ट आता है, आईज पे कैसे इफेक्ट आता है, आपने ECG मांगी क्यों नहीं मांगी, आपने ये फलानी इन्वेस्टिगेशन मांगी क्यों, वो होते होते वो पहला हाफ ऑफ खत्म। सेकंड एग्जामिनर में बात ही स्टार्ट होती है, अच्छा शुगर ये है तो शुगर कैसे कंट्रोल करो, वो बात जाती ही नहीं कि मरीज डिलीवर हो, ठीक है? अगर आप एग्जाम में मरीज डिलीवर करके उसकी कॉन्ट्रासेप्शन डिस्कस करके, स्पेशली इन डायबिटीज उसकी पोस्ट नेटल किस तरह से उसको मॉनिटर करके और उसको एंड तक ले जाके खत्म करोगे, अगर आप ये कर रहे हैं तो यू डोंट इवन नीड टू लुक एट योर रिजल्ट, इट इज वेरी मच क्लियर दैट यू आर पास। लेकिन अगर बात बीच में कहीं कटी है ना, तो हो सकता है 59 नंबर आ जाए, हो सकता है 60 आ जाए, तो यू नेवर नो के पास हो या ना हो। और एग्जाम की तैयारी भी ऐसी करनी है, एग्जाम भी ऐसे देना है कि कम से कम पता हो कि 70 तो आएंगे ना, फिर ही आते हैं 60। फ्रेंकली जब आपको पता होता है कि 70 आएंगे तो फिर आते हैं, तो इस तरीके से जाना है। चलो ठीक है,
अच्छा चलो अब मैनेजमेंट करते हैं। और मैडम मेटफॉर्मिन लिवर को भी इफेक्ट करती है, तो एलएफटी में उसको भी हम यस जस्टिफाई करेंगे? एक्चुअली ये जस्टिफिकेशन आएगी क्योंकि मुझे इससे भी जरा पीछे रह गई थी बात ना, तो मुझे ये लगा कि ये यही कहेंगी कि बिकॉज शी इज ऑन ओरल हाइपोग्लाइसीमिया। बिल्कुल ठीक, गुड। तो अगर कोई पेशेंट HCV नेगेटिव होती फिर भी इसमें LFTs मांगना जस्टिफाइड था, क्योंकि फिर ये कह सकते हैं कि ये ओरल ग्लूकोफेज पे या मेटफॉर्मिन पे, इसलिए। प्रीवियस हिस्ट्री GDM की हम डॉक्टर इसकी तो हम OGTT फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं मांगेंगे जब हाँ बुक तो हो रही है पेशेंट। है ना, बिल्कुल 16 वीक्स पे बेसिकली रिकमेंडेड है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर तो क्रॉनिक डायबिटिक है तो HbA1c, वरना 16 वीक्स पे अर्ली OGTT एडवाइज्ड है। थैंक यू मैडम अभी जो एसओजीपी की गाइडलाइंस आई है उसमें कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप मांग लें ओजीटीटी करवा हाँ लें वो भी पेशेंट ठीक का। है क्योंकि वो लेटेस्ट है, बिल्कुल नाइस के अंदर है कि 16 वीक्स के ऊपर। नाइस अगर गाइडलाइन वैसे ज्यादा अच्छा रेफरेंस है, नहीं? मैम अगर जो है यू ना नीड टू सिर्फ फॉलो नाइस गाइडलाइन। GDM अगर आपके पास अगर वो है तो आई थिंक इट्स बेटर टू गिव द रेफरेंस ऑफ नाइस गाइडलाइन, उसके अकॉर्डिंगली 16 वीक्स है। Excuse me, ma'am. Okay, ma'am. Every patient who is taking oral hypoglycemic, so we are going to advise for LFTs. यस मैम अगर कोई पेशेंट है सिर्फ GDM है उसका डायग्नोसिस और उसका कोई कोमॉर्बिडिटी कुछ और भी नहीं, कोई मसला नहीं है जैसे इस पेशेंट को थे, तो उसमें हम लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू GDM हम क्या सिर्फ ब्लड शुगर प्रोफाइल मांगेंगे, OGTT मांगेंगे? अगर क्या है, सॉरी? मैं कह रही सिर्फ GDM है पेशेंट को, कोई और अदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, जैसे इस पेशेंट को हेपेटाइटिस C है या ठीक जो है, इसको डायरिया था, तो सिर्फ GDM हाँ और बिल्कुल, नॉन डायबिटीज के डिफरेंस वेरी के लिए गुड। मैं कह रही हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताती हूँ। ये वाकई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें तो हमने बहुत सारे सिनेरियोज के मुताबिक मांगे हैं ना। अगर कोई पेशेंट है सिर्फ GDM और उसको कोई और कोमॉर्बिडिटी नहीं है, शी इज नॉट इवन टेकिंग एनी ओरल मेटफॉर्मिन और ग्लूकोफेज अप टिल नाउ, शी इज जस्ट हियर विद GDM, तो आपने उसका और कुछ भी नहीं मांगना। आपने उसका सिर्फ बेसलाइन सारी मांग लेनी है और आपने उसका 6 लेवल प्रोफाइल मांगना है। अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर HbA1c डिसाइड करना है। OGTT मांगना है जो उसका 24 से 28 वीक्स के बीच में होना चाहिए, वो मांग लेना है। और आपने उसके अलावा बस 6 लेवल्स मांगने हैं और अबाउट बेबी फीटल के काउंट, CTG वगैरह। ठीक है, अगर यही पेशेंट chronic डायबिटीज की है, या इफ नॉट यू आर नॉट श्योर कि शी इज अ केस ऑफ chronic डायबिटीज और शी इज GDM एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपने क्या क्या मांगना है? फिर आपने बेसलाइन सारी मांगनी है, आपने उसके अंदर फंडोस्कोपी मांगनी है, आपने उसके अंदर ECG मांगनी है और आपने उसके अंदर RFTs भी मांगने हैं। ठीक है, और इन एडिशन टू दैट अगेन बेबी का सारा और BSL 6 लेवल्स और GTT और वो सारा जो अगर उसके अंदर इंडिकेटेड है। ठीक है, और उसके अलावा और क्या हो सकता है? पेशेंट क्रॉनिक डायबिटीज और GDM का हो सकता है। ठीक है, फिर आपने ये मांगना है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। जब रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन भी होता है ना पेशेंट को, तो उसमें हम वो सारे हाइपरटेंशन के हिसाब से भी मांगेंगे चीजें नॉट एट 24 ऑल, आवर्स यूरिनल नॉट फ्लो। एट ऑल, नॉट एट ऑल। अगर आपका मरीज का ना तो कोई BP का मसला है ना उसने बात की है, हाँ आप उसका BP रिकॉर्ड मांग सकते हो कि हर ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड एट द ड्यूरिंग हर एडमिशन इन द हॉस्पिटल, बस। डोंट आस्क फॉर सीरम यूरिक एसिड और पता नहीं क्या क्या। मैम अगर उसका पेशेंट एडमिट और एक दो टाइम्स उसका BP रेज आ रहा है, तो मैम उस सूरत में फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन मांगेंगे हाइपरटेंशन की? एक दो टाइम क्या मतलब रेज? अरे यू हैव टू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ PIH क्या है। 4 आवर्स अपार्ट कितना BP हो तो क्या, बेसलाइन से कितना ज्यादा हो, यू नीड टू नो। व्हाट डू यू मीन एक टाइम ज्यादा? आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, इज शी हैविंग PIH और नॉट? इज शी हैविंग PIH, शी इज हैविंग chronic hypertension or what? If she is having PIH, then you need all the list of investigations and you need to know exactly what is PIH, etc., etc. What do you mean एक दो बार ज्यादा आ रहा है? मैम पेशेंट वैसे GDM है क्या? मैम वैसे पेशेंट जो है आपकी आवाज कट रही है, क्या फिर से बोलूं? मैम पेशेंट डीरेंज ब्लड शुगर लेवल के साथ एडमिट हुई भी थी, तो 2 दिन से वो एडमिट थी, तो उसका सिंगल टाइम या उसका BP रेज था,
तो मैम मैं उस सूरत में BP पूछ रेज रही हूँ क्या कि फिर वो होता है उसकी बेटा? हम मांगेंगे BP रेज इन्वेस्टिगेशन? क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय BP रेज? कितना बीपी आ रहा था, उसका बेसलाइन क्या था, कितने घंटों बाद डिड यू रिपीट इट आफ्टर 4 आवर्स, क्या उस वक्त कितना था? हाउ डू यू ट्रीट PIH? हाउ डू यू PIH? व्हाट इज PIH? ये तो सारी आपकी एक टॉपिक ही बदल जाने वाली बात है, ठीक है? व्हाट डू यू मीन ब्लड प्रेशर ज्यादा आ रहा था? ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट। चलो वो भी हम देख लेते हैं, ब्लड प्रेशर और PIH की क्लास अलग रखेंगे। अच्छा चलो आगे बताओ सना, लेट्स मैनेज द पेशेंट। Okay, now first I would like to complete my investigations. I want to know about the urine culture गुड, level, urine culture, and ठीक 24-hour है। sugar level of the patient, and in which I would like to know the fasting blood sugar level, and the pre-meals, and 1 hour post-meal, and the bedtime sugar level. ठीक है, अच्छा And चलो ब्लड at this शुगर hour, लेवल हम कर लेते हैं। yes, ma'am. फास्टिंग वाला जो है ना उसका है 92, और 1 आवर आफ्टर ब्रेकफास्ट जो And है pre-meal वो lunch. 163 है, और लंच उसका है 124। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, Yes, ma'am. अच्छा ठीक है। मुझे और pre-lunch क्या है? 124, पोस्ट Okay. लंच और 206, 163 आपने कौन सा बताया? 1 आवर आफ्टर ब्रेकफास्ट। Okay. Sorry. And dinner, हाँ, pre-dinner. डिनर में प्री डिनर इज 192, और पोस्ट डिनर इज अगेन 223। Okay. For that, or fetal scan, ma'am. फीटल स्कैन Scan जो of the baby. है, चलो अभी हम नॉर्मल नॉर्मल रख लेते हैं। सारा कुछ ठीक है, अकॉर्डिंग 30 वीक्स है, एडिक्वेट लाइक करो सारा कुछ। Okay. Here, yes, I would like to know what the patient had in her meals, because her postprandial are quite high. So I want to see whether they take any kind of a थोड़ी sweet आवाज dish or कट रही है सना। that. Hello. हाँ, आवाज कट रही, फिर से बता दो सना। अब आया? हेलो। हाँ जी बताएं। हेलो। बताइए। The post lunch and the post dinner are quite high. I want to make sure whether she had any sweet dish or not. And so Good. ये पहले पूछेंगे, and after that I will rectify that. Ask my patient and counsel my patient that she should avoid such things which contained high sugar levels, and will give her that chart and explain that these are things which she should be taken, and explain her that her meal should be divided the 3 major, 3 minor meals, along with the post meal she should do exercise of it. And then if it's still it's been and she'll continue her glucophage after that. And if it's still remain range, then we'll resolve with diabetologist. I would like to start her insulin treatment. ठीक है, अच्छा थोड़ी थोड़ी आवाज कट रही थी लेकिन समझ आ रही थी आप क्या कह रहे हो, अच्छा ही बोल रहे थे। देखो जब ये सारे लेवल्स हैं, आई होप कि आप लोगों में से मेजोरिटी ने लिख लिए होंगे कि फास्टिंग 92, 1 आवर आफ्टर ब्रेकफास्ट 163, प्री लंच 124, पोस्ट लंच 206, प्री डिनर 192, पोस्ट डिनर 223। ये सारे जब आप एक दफा देखोगे तो सबसे पहले जैसे डॉक्टर सना ने कहा कि आई वुड लाइक टू सी एग्जैक्टली इन हर डाइट, बिकॉज फास्टिंग इज फाइन but post breakfast, lunch and dinner would like to see कि she must be taking something not correct in her diet, जिसकी वजह से इसके postprandial patient के ज्यादा आ रहे हैं। तो सबसे पहले diet and then exercise and then yes she is on glucophage 500 mg TDS and again इससे पहले अगर यूं बात शुरू करोगे पक्के कि my target blood sugar level is to keep it below 140 milligrams per deciliter at least, तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बात शुरू करोगे, ठीक है? और for that diet and then what okay she's taking 500 TDS, yes I would like to involve a diabetologist और उसके accordingly वो उसको diet भी बताएगा
और उसके अकॉर्डिंगली आई विल सी कि ग्लूकोफेज उसकी मजीद बढ़ानी है या फिर आई शुड स्टार्ट हर ऑफ विद इंसुलिन। ठीक है, बिल्कुल ठीक, इसी तरीके से। लेकिन टारगेट ब्लड शुगर लेवल्स बोल दो तो ये बेहतर है, क्योंकि अभी तो मैंने स्कैन आपको नॉर्मल दे दिया इसका। ठीक है, व्हाट इफ शी इज हैविंग नेफ्रोस्टोमिया, व्हाट इफ शी इज हैविंग पॉलीहाइड्रेमिया, तो फिर टारगेट ब्लड शुगर लेवल्स भी चेंज हो जाते हैं, वो मैं आपको एंड पे भी बता देती हूँ। ठीक है, एंड देन हाउ विल यू मैनेज द पेशेंट? For that, first I will counsel the patient regarding the diagnosis. She that is having deranged blood sugar in her pregnancy. That makes her pregnancy high risk to both the mother and the baby. The baby has a risk of getting large in size. The water around the baby could increases. The baby has good chance of getting intrauterine fetal demise also. And for the mother, there is increased chances that she may had undergo preterm labor, either iatrogenic, spontaneous, or the engine she might need in its failure, need of cesarean section. The both antepartum, postpartum chances to acquire infection as well. So in order to prevent all that, I would offer my patient inpatient hospital admission to monitor the sugar level and control it, and close is on with dietitian and diabetologist. And during in the hospital stay, the both fetal and the mother would be monitored. Each time I go to the mother, ask her well-being, her blood pressure, ask her signs and symptoms, preeclampsia, do her general physical examination, abdominal detailed examination in which I would see the lie presenting part, the liker, will educate her, make the fetal kick chart, and will see the fetal will get a CT scan of the baby, will get 2-weekly ultrasound to see the growth of the baby and amount of a liker. And for the mother, I would do the 6 blood glucose levels and each and with arranged that definitely the therapy would be started accordingly. Like like in this, if the insulin has been started, then each time to the patient, I inform her attendant that how helps and has insulin been injected, what are the side effects, and hypoglycemia with the told patient and how to correct the hypoglycemia. To the patient would be educated about that also, and then if of making sure that patient understands the thing and patient knows about the signs and symptoms of hypoglycemia, how to monitor. I would call my patient on the discharge my patient with a proper instruction and warning sign, and will call her on OPD basis every weekly, and each time she comes to me, I will look for the complications that will be in the form of a preeclampsia. So check her blood sugar, blood pressure, sign and symptoms of preeclampsia, weight gain, and again I will review her the chart in which I review her the diabetic control chart, which I have told her to do the fasting blood sugar level and the 1 hour post meal, and will make sure the patient is adherent to her diet, exercise, and taking proper medications, and do a journal physical examination, do her urinary dipstick test to proteinuria, and will get her a 2-weekly amount of a layer of the baby circumference. And at the time, I'll this pregnancy to 40 plus 6 of कहाँ तक लेके गए हो? हाँ. सॉरी, आवाज कट गई। हेलो, हाँ जी, बताएं। I will take the plus 6 weeks of gestation हो गया। 40 + 6, ठीक है। अच्छा, द थिंग इज कि ठीक है, यू आर गुड, वेरी गुड, लेकिन इसको थोड़ा और ठीक करो आप। बस ये है कि अच्छी बात है, अगर कोई नहीं बीच में रोक रहा तो बोलते ही चले जाओ, बट यू नीड टू बी अ बिट मोर, यू नो, बहुत ही अच्छा बोलते हो एक्चुअली, इस तरह भी बोलो तो ठीक है। थोड़ा और मैं इसको बता देती हूँ कि इट्स ऑलवेज बेटर टू फर्स्ट मेक अ प्लान सॉर्ट ऑफ, कि एक पहले अपना एम बताओ, फिर उसको डिटेल्ड बताओ, फिर उस एम को या उस प्लान को कैसे अचीव करोगे, ताकि एक आउटलाइन पहले मिल जाए एग्जामिनर को। जैसे कि आपने बड़ी अच्छी काउंसलिंग से बात शुरू की है सिविल काउंसिल की, कि कितना इम्पोर्टेंट है कि ये जो शुगर के लिए एडमिट कर रहे हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है कि ये पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस है, जो आपने बहुत अच्छी बताई है। ठीक है, उसके बाद आपने उसके
all the possible comorbidities which included actually her UTI, her etc. UTI था बेसिकली इसके अंदर। और उसके बाद तीसरा ये कि डेक्सा कवर रिकन्फर्म करो कि मिला है तो ठीक है, नहीं मिला तो ऑब्वियसली पहले शुगर लेवल ठीक होंगे तो डेक्सा मिलेगा। आपने डेक्सा का कोई इतना खास जिक्र नहीं किया। उसके बाद आपने इसका डायबिटोलॉजी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व रखना है और फिर यू विल टेक प्रेगनेंसी एज क्लोज टू टर्म एज पॉसिबल। यहाँ पे इतना बड़ा रिस्क ना लो कि एग्जामिनेशन इसी टाइम पे बोल दो कि अभी तो मरीज की इतनी डिरेंज ब्लड शुगर लेवल्स आपके सामने रखी हैं, उधर सोच रहे हैं इंसुलिन लगाए ना लगाए, और इधर मैं बात कर रही हूँ कि 40+6 वीक you will say that I will try to take her to term as close to term as possible, right? With fetal maternal monitoring. उसके बाद आप इसको फिर अब डिटेल में बताओगे कि इस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। शी इज एडमिटेड, उसकी ये 6 ब्लड शुगर लेवल्स है जो कि पहले आप एग्जामिनर से डिस्कस कर चुके हो कि आपने कैसे उसको कंट्रोल करना है। यस, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि as she is admitted in the hospital, I would like to visit her 3 times a day at least, and in my every visit, I would like to reconfirm that she got her insulin injected, and about the signs of hypoglycemia, about her diet, exercise, or baby movements, etc. But once the blood sugar levels are normal, तो I can give her Dexa cover again with the sliding scale insulin, और तो उसका स्टे थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, लेकिन अपने Dexa लगा के उसको भेज दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जब उसको फिक्स्ड इंसुलिन स्टार्ट करा दिए, उसके बाद आपने मैम एक क्वेश्चन था इसमें, जी अभी क्यों दे रहे हैं हम लोग? पेशेंट फाइन है, बेबी फाइन है, रिस्क नहीं है प्री टर्म का? ये अच्छा क्वेश्चन है, आप भी दे सकते हैं, बट अगेन यू नेवर नो कि देखो 30 वीक्स के बाद है एडवाइस्ड कि आप डेक्सा दे सकते हो इन एनी पेशेंट जिसका कोमोर्बिडिटी है। शी इज अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज, अगर इसका आपको प्रीटर्म करना पड़ेगा तो बेबी की जो लंग मेच्योरिटी है वो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, तो जस्ट फॉर दैट सेक, और अभी as she is admitted, so there is an opportunity that you can give her Dexa cover is not only actually given in a patient जो कि preterm labor में हो, या जिसके अंदर हम पहले ही फोर्सी कर रहे हैं कि she will be delivered at 34 weeks और at 36 weeks, तो you never know कि इसका बेबी या इस पेशेंट को हमें what if 38 weeks या 37 weeks पे कर रहे हैं, और तो उस टाइम पे अगर हम डेक्सा उस टाइम पे डिसाइड करेंगे देना या 1 वीक बिफोर डिलीवरी डिसाइड करेंगे देना, तो तब बेबी डिलीवर होगा विद एक ऐसे पेशेंट से जिसकी ब्लड शुगर लेवल डिरेंज्ड होगी एक्चुअली, यानी कि अगर डिरेंज ब्लड शुगर लेवल मदर को अगर आप लेके जाते हो और फिर बेबी को डिलीवर करते हो तो वो ज्यादा मॉर्बिडिटी वाला बेबी होता है, तो इट्स बेटर कि जब स्टेबल कंडीशन में पेशेंट है तो आप उसका डेक्सा कवर पूरा कर लो। तो ये डायबिटिक पेशेंट के अंदर कॉन्सेप्ट होता है अबाउट डेक्सा कवर, ठीक है। तो डॉक्टर अभी नहीं देंगे डेक्सा कवर? देंगे ना, दे दो, बिकॉज शी स्टेबल अभी ना, अभी आप अभी शी इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, उसके आप ब्लड नो डाउट पहले ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करो, मे बी ग्लूकोज बढ़ा के उसकी इंसुलिन की हाई डोज दे के, नॉर्मली क्या होता है ये है कि इसकी ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करके इंसुलिन स्टार्ट करके आप डेक्सा कवर दे देते हो और फिर उसी इंसुलिन की डोज को बढ़ा देते हो ताकि ब्लड शुगर लेवल्स उसकी ठीक रहे, एंड देन यू मॉनिटर अकॉर्डिंगली। अगर आप स्लाइडिंग स्केल के थ्रू देना चाहते हो तो आप स्लाइडिंग स्केल देके तो उसके डेक्सा कवर दे दो, क्योंकि अगर आप एकदम से फॉर एग्जांपल 35 वीक्स पे डिलीवर करने का ख्याल आता है या उसको 37 या 38 वीक्स पे डिलीवर करने का ख्याल आता है और फिर होता है कि इसको तो हमें डेक्सा कवर भी देना था, तो आप उसे फटाफट 48 आवर्स बिफोर डिलीवरी डेक्सा कवर दोगे तो जाहिर बात है शुगर लेवल तो शूट कर जाएगा ना उसका ऊपर, तो फिर डिलीवरी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। ओके ठीक है, चलो ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। और फिर आप जिस हम बात कर रहे थे कि वही पूरा एम आपने बता दिया और फिर उसी को एलैबोरेट करना है कि हाउ यू गोइंग टू टेक हर टू टर्म। उसके अंदर आपने रेगुलरली उसका व्हेन शी इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आपने उसको किया ब्लड शुगर लेवल्स ठीक किया, वंस ब्लड शुगर लेवल्स आर कंट्रोल्ड फिक्स जितनी इंसुलिन आपने उसको दिया उसके साथ विल डिस्चार्ज पेशेंट, और फिर उसके बाद आपने इसका फॉलोअप बहुत अच्छा बताया कि वीकली बुलाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली अदरवाइज 2 वीकली बुलाना था तो वीकली बुलाएंगे विद द ब्लड शुगर लेवल चार्ट, और उसके अंदर आपने क्या क्या करना है। यस, यू विल टेक हिस्ट्री इन एवरी विजिट कि उसकी फीटल मूवमेंट्स ठीक है, उसको कोई विजाइनल डिस्चार्ज इन्फेक्शन कोई और ऐसा मसला तो नहीं हुआ, उसके बाद उसको आप एग्जामिन करोगे मैक्रोसोमिया या लाइकर वो सब ठीक है, और फिर आप उसका इन्वेस्टिगेशंस के अंदर इन पर्टिकुलर आप उसका वो देख लोगे ब्लड शुगर लेवल चार्ट देख लोगे जो कि आपने उसे कहा था मेंटेन करने के लिए। और आई डोंट नो व्हाई यू एम्फसाइज
सो मच ऑन प्री इक्लेम्पसिया, सो मच सो के जैसे कि हम PIH के मरीज के अंदर करते हैं। अगर पेशेंट का BP ठीक आ रहा है तो फिर इतना प्री इक्लेम्पसिया और डिप्स्टिक टेस्ट और उन सब बातों की बात करने की जरूरत नहीं है। खुदा ना खास्ता प्री इक्लेम्पसिया इसके अंदर क्यों हो जाना है, मतलब ऑब्वियसली यस देयर आर चांसेस, बट इतना भी नहीं कि आप सिर्फ उसी की बात करते रहो ना हर विजिट पे। तो आप उसका इवन इस तरह के पेशेंट में वैसे तो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन 2 वीकली यूरिन कंप्लीट भी करा लो तो कोई हर्ज नहीं होता कंसिडरिंग UTI एंड ऑल। तो उसमें भी आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ठीक है, और फिर देन यू विल टेक हर, फिर आप कहोगे कि 38 वीक्स पे आई वुड लाइक टू रीअसेस हर कि क्या उसके ब्लड शुगर लेवल्स ठीक है, क्या उसका बेबी ठीक है, बायोफिजिकल ठीक है। As she is a case of GDM, not chronic diabetes then, and her blood sugar levels are controlled, बेबी का के अंदर कोई कोमोrbidity नहीं हुई है, तो अकॉर्डिंग टू नाइस गाइडलाइन आई टेक हर टू 40 वीक्स या 40+6 वीक्स। 40 वीक्स ही चलो, उन्होंने अब कह दिया 40+6 तो 40+6 तक ले जाएंगे। हालांकि पहले वक्त में होता था कि अगर इंसुलिन वाला मरीज है तो उसे कहते थे कि पहले डिलीवर कर दो, लेकिन ऐसी बात गाइडलाइन में बिल्कुल नहीं लिखी है। तो विल टेक हर टू 40+6 वीक्स। ठीक है डॉक्टर, इंसुलिन और कैसे मैम वो देंगे आप? SOGP टू पे वेट लिखा एंड हुआ है कि 30 डू नॉट टेक इट बियॉन्ड 39 वीक्स वेदर इट एनी टाइप ऑफ डायबिटीज, चाहे GDM यार, क्यों ना हो। थिंग इज कि ठीक है SOGP में तो है, लेकिन नाइस गाइडलाइन की ज्यादा वेटेज है ना, क्या करें। एग्जाम में भी नाइस गाइडलाइन ही बतानी है। एग्जाम में नाइस गाइडलाइन का अगर आप रेफरेंस दे रहे हो तो वो एक बहुत अच्छा रेफरेंस है। और देखो वेरी फ्रैंकली ये बात दिल को भी मानने वाली है कि अगर वो डेफिनेटली इफ शी इज नॉट हैविंग क्रॉनिक डायबिटीज तो फिर क्यों उसके प्लेसेंटा में कुछ, वही बात के उसके वेस्कुलेचर डिफेक्ट वाली बात ही आ जाती है ना कि अगर क्रॉनिक डायबिटिक है तो फिर उसके अंदर चांस होता है कि उसके डॉपलर में कोई फर्क आए, यानी कि प्लेसेंटा में कोई मसला होगा तो कोई खासा IUD ना हो जाए। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर तो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो हो। लेकिन अगर क्रॉनिक डायबिटिक है तो वो तो फिर 37 to 38 वीक्स में आपने डिलीवर करना होता है। ठीक है मैडम मैडम डेक्सा कवर का इफेक्ट तो 1 वीक तक रहता है ना। अब अगर मैं इसको 30 वीक्स पे दे दूंगी डेक्सा, तो फिर मतलब फॉर डेक्सा एग्जांपल कवर मैंने का इफेक्ट 35। अगर 1 वीक तक रहता है तो आप 10 दफा क्यों नहीं डेक्सा कवर देते। अगर किसी मरीज को आपको लगा कि 32 वीक्स पे डिलीवर होना है तो 31 वीक्स पे भी दिया, फिर 33 वीक्स पे फिर दे दो, फिर ऑल्टरनेट वीक्स पे। इट्स नॉट लाइक दैट, it's effective after 30 weeks. It's better to give after 30 weeks. Yes, if it is given in the last 1 week before birth, it's best effective, but it is not so that it cannot be given after 30 weeks. We do not even need to repeat Dexa once we have given it after 30 weeks. ठीक है ना। ओके मैम। डॉक्टर सना, आप अपनी इंसुलिन कैसे देंगी पेशेंट को? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। Ma'am, it would be according, there are different types of regime for that. Normally, we follow the body weight and divide it by 2, and then we give it in the basal bolus regime, and it would be like जो हम we do in our ward, it's like her body weight, if it is 60, then I would divide it by 2, it would be 30. Then this 30 would be divided again into like a 14 half, and the twice daily there will be NPH, and thrice daily the regular insulin. So this is how we used to give in our ward. 30 यूनिट के साथ क्या किया? मैडम इसको डिवाइड किया by 2, so that half would be NPH and half would be the regular, and then the regular is further divided into 3 and the यानी NPH into 15 यूनिट रेगुलर के हैं तो वो किस तरह 3 में डिवाइड होंगे? 5 यूनिट? नो मैडम, फिर हम इसको 6 कर सकते हैं। हाँ, 6 यूनिट। Yes. ठीक है, अगर आप अपने वार्ड में ये इस भी तरह है करते हो तो बहुत अच्छा। ठीक है, वार्ड में अगर ऐसे होता है तो ऐसे कर लो, वरना 0.7 0.8 0.9 वाला भी है। मैडम वो हाफ करेंगे NPH और रेगुलर, या 2/3 NPH और हाफ रेगुलर, वो जैसे 1/3? नॉर्मली तो यही होता है, NPH रात को लगती है और रेगुलर 3 टाइम्स लगती है, लेकिन अगर आप लोगों के डिपार्टमेंट में इस तरीके से हो रहा है तो वो भी ठीक है। वैसे NPH नाइट की होती है और रेगुलर 3 टाइम्स अ डे की होती है। मैम हम मॉर्निंग में तो लगाते हैं NPH, ताकि जो 24 hours अब लगाई जाती है, बिल्कुल है।
ये होता है, ये हिंदी है एंड इट्स वेरी राइट। अगर आप अदरवाइज करना चाह रहे हो तो आप वेट मल्टीप्लाई बाय 0.7 0.8 0.9 वाला जो फॉर्मूला है फॉर सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर वो करके भी उसको फर्दर 3 में डिवाइड करो और उस तरीके से आप यूनिट्स निकाल सकते हो। और फिर देर आर मेनी अदर टाइप जैसे लेविमर और नोवा रैपिड है, वो भी आप दे सकते हो। और फिर अगर आपने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ानी हो तो कैसे बढ़ाओगे? each जैसे time 6 20 यूनिट्स है 20% और into unit. एनपीएच कितनी है? 12 यूनिट है, राइट? 12 को भी फर्दर डिवाइड कर दिया 2 में, यानी 6 Yes, ही हो गया, ठीक है। या फिर रात में एक ही दफा भी दे दो या 2 डिवाइडेड डोजेस में दे दो, वो भी एक ही बात हो जाती है। और फिर आपने इसकी बढ़ानी कैसे डोज, अगर आपको बढ़ानी पड़े? 20% normally बढ़ाते हैं, so 2 units Perfect. could be increased. बिल्कुल, Oh, it's sorry, all it could be, sorry. subjective. ये भी एक चाहिए मैडम, और ये भी कि if it's been drastically raised to every 10 milligram we increase 1 unit. It's not like that, it's all subjective, डिपेंड करता है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स कितने आ रहे हैं। अगर तो वो सारे 200 में ही आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। 6 से आप 10 यूनिट 3 टाइम्स अ डे कर सकते हो। और फिर जो एनपीएच है, अगर आप रात को 12 यूनिट लगा रहे हो तो उसको आपने भी 16 यूनिट्स कर दो। लेकिन अगेन अगर वो थोड़ी थोड़ी ज्यादा है तो फिर आप यानी 180s में है, 170s में, 160s में है वैल्यूज, तो फिर आप 2 यूनिट करके भी बढ़ा सकते हो। तो इट्स 20% इंक्रीज इन द बेसलाइन इंसुलिन यूनिट्स। हाउएवर इट्स मोर ऑफ सब्जेक्टिव कि कितने उसका ज्यादा लेवल्स आ रहे हैं और किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई। अच्छा, यस मैडम, ये फिर से मुझे पूछना था कि एसओजीपी की जो गाइडलाइन है इसमें इन्होंने बायोफिजिक कही दी है, वो जो ये आप जो बता रही हैं कि बॉडी वेट इनटू अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर 0.6 0.89, फिर मतलब बॉडी वेट इज 60 और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, सो फर्दर जो वैल्यू आएगा उसे 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, आई मीन डायरेक्ट उसी को से डिवाइड को ही करेंगे। देखो 0.9 जो है वो तकरीबन 1 ही हो गया ना। अब किसी का 60 केजी वेट है तो फिर 60 केजी का मतलब है कि तकरीबन उसके 50 यूनिट्स आ जाएंगे, राइट? अगर आप 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको आप फर्दर 3 में डिवाइड करोगे, फिर जो आंसर वो तकरीबन उतना ही आता है जिस तरीके से आपके यूनिट्स निकले। लेकिन इसको 3 में कि मतलब व्हाट इज 3? उसको 3 में डिवाइड करके इसका 2/3 रेगुलर और 1/3 एनपीएच होता है, शायद इस तरह है। नहीं, उसमें पता है क्या होता है, ये सिर्फ रेगुलर के यूनिट्स निकल रहे हैं, शॉर्ट एक्टिंग के। एनपीएच आपको बेसलाइन वैसे ही स्टार्ट कर देनी होती है कि 10 यूनिट्स आपने स्टार्ट करने हैं, 12 यूनिट्स। ये जो यूनिट्स है ना, जैसे 50 यूनिट्स या इसको चलो 60 यूनिट्स बना दो, अगर तो इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितने कितने 30 से डिवाइड करो तो 20 यूनिट बन गए ना, ठीक है। अब बिकॉज अब ये मेरा ख्याल है मैंने कितना वेट किया था, मेरा कभी दिमाग ही बंद हो गया कैलकुलेशन में। 60 केजी फॉर एग्जांपल पेशेंट है, इसको 0.9 से मल्टीप्लाई करो तो फॉर एग्जांपल अगर हम कर लेंगे 60 ही इसके यूनिट्स बनते हैं और इसके 20 यूनिट्स आ रहे हैं इसके, तो वैसे हाँ 20 यूनिट्स जो आ रहे हैं ना उसको आप फर्दर डिवाइड करोगे 2/3 और 1/3 में। मेरा बिल्कुल इस वक्त जो है ना वो हो चुका है, मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। कोई और बताए इस फॉर्मूला को? मैडम मैं बताऊं डॉक्टर? प्लीज। मैडम 60 यूनिट्स है, उसको 2/3 और 1/3 में करेंगे। 2/3 का मतलब 40 यूनिट्स जो कि मॉर्निंग में लगेगा, और 1/3 का मतलब उसका 20 यूनिट जो नाइट में लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैम फिर जो ये जो डोज है इसमें फिर है ना 2/3 जो है, जो 40 यूनिट्स है उसका भी 2/3 जो है वो एनपीएच होगा जो कि मॉर्निंग में लगेगा, और 1/3 उसका जो है वो रेगुलर इंसुलिन होगा जो कि मॉर्निंग में लगेगा। ठीक है। और जो रात वाली जो 20 डोज है वो फिर हाफ हाफ करके लगेगी मैम। 20 जो लॉन्ग एक्टिंग की एनपीएच लगेगा और 10 यूनिट्स रेगुलर लगेगा। ठीक है, ये वाला है। और ये मजीद देख भी लो। अच्छा, इसके अंदर एक और भी चीज है, ये हम अगली क्लास में कर लेंगे, अबाउट द कोमॉर्बिडिटी। अगर एक तो क्रॉनिक डायबिटीज का केस, दूसरा ये कि अगर लाइक बेबी के अंदर जैसे मैक्रोसोमिया या पॉलीहाइड्रोएमनियोस या कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन है ड्यू टू डायबिटीज, उसके अंदर क्या करना है। और कोई सिनेरियो बन सकता है डायबिटीज का? मेरा ख्याल है यही 2 केसेस मेनली होते हैं। तो और या फिर एक हम कर लेंगे हाइपरटेंशन विद डायबिटीज, ठीक है,
कि इसको किस तरीके से लेके जाना है। ये 3 केसेस की जल्दी से, बिकॉज मैनेजमेंट वगैरह हमने एक शॉर्ट उसमें कर लिए। जो इंसुलिन की डोजेज हैं, अभी जो सना ने फॉर्मूला बताया वो भी बिल्कुल ठीक था, जो हमारी दूसरी डॉक्टर बिल्कुल ठीक है कि 2/3 और 1/3 में डिवाइड हो जाएगा। उसके अलावा एक नोवा रैपिड और लेवेमर का भी होता है, तो उसके अंदर भी यही होता है कि जितनी आपकी डोज आ रही होती है उसको आप 2/3 और 1/3 में डिवाइड कर लेते हो। 2/3 जो है वो शॉर्ट एक्टिंग में आता है, जो मैं नोवा रैपिड और लेवेमर की आपको बता रही हूँ, और जो लॉन्ग एक्टिंग है वो 1/3 रात वाली आती है उसकी इंसुलिन। तो उसके अंदर ये होता है। और मजीद इसके अंदर क्या फार्मूला वगैरह है टू स्टार्ट ऑफ द इंसुलिन, वो मैं और दोबारा भी देख लूंगी और हम अगली क्लास में भी कर लेंगे। और कोई बात? हाँ, एक डीके वाला भी कर लेंगे क्विकली, बहुत छोटा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर डीके की बात हो भी जाए अगली क्लास में ना, ये 3-4 सिनेरियोज आप लोग लिख लो, अगली क्लास में इसको शॉर्ट शॉर्ट करके डिस्कस कर लेंगे। मैम लिविमर नोवा रैपिड कैसे लगता है कि दोनों लगेंगे, एक लिविमर लाइट पे और नोवा रैपिड पेन दिन में? नोवा रैपिड बिल्कुल उसी तरह ही लगती है, 3 टाइम्स अ डे लगती है शॉर्ट, और लेवेमर इज लॉन्ग एक्टिंग, वो रात को लगती है। मतलब दोनों पेन में, यानी अगर हम दोनों पेन में ले रहे हैं तो लगेगा? बिल्कुल। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो इंशाल्लाह। फिर कोई क्वेरीज है वो भी अपने लिख के रहो, इंशाल्लाह अगली क्लास में जब पॉलीहाइड्रोमनियोज या मैक्रोसोमिक बेबी होगा तब हमारे टारगेट लेवल्स क्या होंगे? तब हमारे टारगेट लेवल नीचे आ जाएंगे, इंस्टेड ऑफ 140 तकरीबन 120 से कम का रैंडम जो 1 आवर आफ्टर मील का हो जाएगा। एंड इट्स इवन बेटर विथ लेस देन 110, लेकिन 120 एंड बिलो एटलीस्ट। मैडम डायबिटीज के बाद IUGR करेंगे। ठीक है, अगली दफा हम डिस्कस ज्यादा करेंगे केस। तो चलो हम सना ने आज अच्छा कर लिया। थिंक हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन हमने हर तरह की डिस्कस कर ली। ये छोटे छोटे सिनेरियोज डायबिटीज से रिलेटेड। जी मैम, थैंक यू। इंसुलिन कैलकुलेशन रिजीम्स कैलकुलेशन, और मैम ये जो है ना इंसुलिन मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारा करेंगे। हाँ जी, और सिजेरियन सेक्शन के साथ कैसे इंसुलिन लेके जाना है मैम, ये भी वो भी करेंगे। मतलब बंद अगर लिख लेना ये सारी बातें तो कुछ मिस ना हो। अक्सर पेशेंट आते हैं में डायबिटीज अच्छा मैम, मुझे तो इस तरह के केस में ये भी डिस्कस करना है, डायबिटीज प्लस ये आप लोग लिख लो और अगली क्लास में इंशाल्लाह ये सारे छोटे छोटे सिनेरियोज करेंगे। ठीक है, अच्छा मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि हम कैलोरी काउंट में जो मेजर और माइनर नीड रिकॉर्डिंग में हेलो आपकी आवाज कट रही है, कौन बोल रहा है? सना के सहर? यस मैडम, मैं ऐसा बोल करो रही ये हूँ सारे सना। क्वेश्चंस लिख लो, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं। ठीक है, ओके ओके मैम रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ मैं कर देती हूँ। ओके, थैंक यू।